मैं हूं अर्पिता आर्य और सीधे आपको सबसे पहले बता दें कि जहां एक तरफ आर्यन खान की मन्नत को लेकर ये सवाल है कि आखिरकार कब आर्यन खान को घर वापसी उनकी हो पाएगी। सिर्फ 2 दिन के लिए क्रूज पर वो था। तमाम दलीलें देखिए वहां पर दी गई। आर्यन ड्रग्स केस में 1 घंटे से सुनवाई जारी है और बार बार यही सवाल कि क्या आज बेल मिलेगी। बॉम्बे हाई कोर्ट में एनसीबी के वकील दलील दे रहे हैं और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अगर आर्यन को छोड़ा जाता है तो वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं। वो चैट का हवाला दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वे बहुत लंबे वक्त से वो ड्रग्स का सेवन कर रहे थे और व्यवसायिक संबंध भी उनके हो सकते हैं। तो आर्यन ड्रग्स केस में 1 घंटे से सुनवाई जारी है। बॉम्बे हाईकोर्ट में एनसीबी के वकील इस वक्त दलील दे रहे हैं और आज का दिन आर्यन खान के लिए बेहद जरूरी और एक तरीके से कहें आज ये दिन डिसाइड करेगा कि आगे आने वाले दिन आर्यन के लिए कैसे बीतने हैं। तो 1 घंटे से सुनवाई जारी है, तो क्या आज आर्यन की मन्नत कबूल होगी, एक बड़ा सवाल है क्योंकि लगातार दलीलों का दौर जारी है। बार बार जहां एनसीबी की तरफ से दलील हर बार यही दी गई कि अगर आर्यन खान बाहर निकलते हैं तो जांच में असर पड़ सकता है, छेड़छाड़ कर सकते हैं सबूतों के साथ। अरविंद ओझा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं एनसीबी दफ्तर मुंबई से, इस वक्त हमारे साथ हैं और तंसीम हैदर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जहां थोड़ी देर पहले शाहरुख मौजूद थे, बाकायदा टीम से डिस्कस हो रहा है कि कैसे आगे प्रोसेस करना है और आर्यन खान को जमानत कैसे भी मिल पाए। अरविंद ओझा का जल्दी से पहले रुख कर लेते हैं। अरविंद, एनसीबी दफ्तर के आप बाहर हैं, किस तरीके से दलीलें एनसीबी की तरफ से दी जा रही हैं और क्या लग रहा है, क्या संभावना दिख रही है अभी आने वाले समय में, क्या आज बेल मिल सकती है आर्यन को? जी देखिए, मैं अर्पिता सबसे पहले बताऊं कि जो कोर्ट की सुनवाई होती है उसको प्रिडिक्ट किसी भी कीमत पर नहीं किया जा सकता है कि आगे क्या होगा। हाँ, ये जरूर है कि आज आप जो दोनों पक्ष की दलीलें हैं वो ऐसा लगता है जिस तरह से सुनवाई हो रही है कि वो दलीलें कम से कम पूरी हो जाएंगी। जो अब तक की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से वकील एएसजी अनिल सिंह ने कहा है, उन्होंने मोटा मोटा ये कहा है कि आर्यन को पहले से जानकारी थी, आर्यन और अरबाज को, कि क्रूज में ड्रग्स पार्टी होने जा रही है, नंबर 1। नंबर 2, आर्यन और अरबाज सालों पहले से, तकरीबन 1 साल पहले से ड्रग्स का सेवन कर रहे थे, हार्ड ड्रग्स का सेवन कर रहे थे। नंबर 3, जो पैडलर्स हैं उनके संपर्क में थे, पैडलर्स को भी गिरफ्तार किया गया है। नंबर 4, ये 29 एनडीपीएस एक्ट इसमें लगाया गया है, यानी कॉन्स्पिरेसी। कुल मिलाकर 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में व्हाट्सएप चैट भी एक अहम सबूत है। व्हाट्सएप चैट से ये साबित होता है कि ये काफी वक्त से ड्रग्स का सेवन कर रहे थे, पैडलर के संपर्क में थे। तो ये तमाम ऐसी बातें एएसजी अनिल सिंह ने कही हैं, ये बड़ी बातें हैं जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कही है, काउंटर किया है। और उसके साथ ही साथ ये भी कहा है कि सभी लोग जो पार्टी में एक साथ गए थे इसलिए कॉन्स्पिरेसी लगती है। तो अब ये देखना होगा। एक इंपॉर्टेंट बात मैं और बताना चाहूंगा, एएसजी ने जब ये दलील दे रहे थे उस वक्त ये भी कहा था कि हमारे पास नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास चैट्स हैं, अगर आप कहें तो मैं आपको दिखाऊं, जिस पर जज ने कहा कि जब आर्गुमेंट पूरा हो जाएगा तो वो पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर जो थोड़ा सा जैसा आपने पूछा था, यहाँ पर वही मामला फंसता है कि क्या डिफेंस की जो दलीलें वो पूरी हो गई हैं। उसके बाद एएसजी अनिल सिंह जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के वकील हैं, कल उन्होंने कहा था कि 1 घंटे का वो वक्त लेंगे, वो अभी अपनी दलीलें दे रहे हैं। उसके बाद जज ने कहा कि मैं व्हाट्सएप चैट पढ़ूंगा। तो क्या व्हाट्सएप चैट पढ़ने के लिए जज और वक्त ले सकते हैं? यही पर मामला फंसता है। हालांकि देखना होगा, अभी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है अदालत की सुनवाई को या किसी भी फैसले को। तो फिलहाल सुनवाई चल रही है और एक के बाद एक जो एएसजी, बिल्कुल देखिए अभी सिर्फ संभावनाओं पर ही बात हो सकती है कि आगे क्या हो सकता है, उन्हीं संभावनाओं पर मेरा सवाल भी अरविंद आपसे था। इस बीच माजिद मेमन वरिष्ठ वकील हैं, उनसे हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है, उन्होंने क्या क्या वो सुनवा देते हैं, फिर मैं तंसीम आपके पास भी आऊंगी। वरिष्ठ वकील माजिद मेमन जिस वक्त हमारे साथ हैं। सल हाईकोर्ट में 2 बड़े मामले हुए। एक तो पहले समीर वानखेड़े का, एनसीबी के जोनल चीफ, जिन्होंने ये कहा कि मुंबई पुलिस पर उनको भरोसा नहीं, स्टेट गवर्नमेंट उनको टारगेट कर रही है, इसलिए सीबीआई में ये मामला दिया जाए। उस मामले की सुनवाई में क्या हुआ? देखिए, एक इतने वरिष्ठ अधिकारी को जो इतनी अहम संस्था में इतनी ऊंचे मकाम पर काम कर रहा है, उसका इस तरह से कह देना कि मुझे पूरे मुंबई पुलिस कमिश्नरेट पर विश्वास नहीं है, महाराष्ट्र की सरकार पर विश्वास नहीं है, ये खुद अपने तय बड़ी शर्म की बात है। ऐसा कहना मुझे लगता है उचित नहीं था और उसे इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक कि उसे अपनी हिफाजत के लिए, अपनी लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए जहाँ उच्च न्यायालय को मूव करना आवश्यक था उसने किया है। और अदालत के पास चूँकि आज समय नहीं है कि वो तफसील से पूरी बात सुने, दोनों पक्षों को सुने, सामने नोटिस दिया जाना चाहिए, जो प्रथा है, तो
तो इसलिए अदालत ने उसको इंटरिम प्रोटेक्शन यही दे दिया है कि जब तक के इस मामले की सुनवाई अगली तारीख तक नहीं होती तब तक के उसके खिलाफ कोई कोअर्सिव स्टेप न ली जाए, जो एक आम तौर पर हर नागरिक की पिटीशन पर दिया जाता है। पिछले दिनों में हमने देखा है सर कि एनसीपी मिनिस्टर नवाब मलिक काफी एलिगेशन वानखेड़े के ऊपर लगाए, तो क्या इसीलिए उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट पर यह कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट मुझे टारगेट कर रही है और इसीलिए प्रोटेक्शन चाहिए? नहीं, देखिए ऐसा सरकार नहीं है इसमें, एक व्यक्तिगत मंत्री है बाई चांस, मगर वो एक नागरिक है और एक जिम्मेदार नागरिक के नाते उन्होंने जो भी बातें थी वो सामने रखी हैं। अब उन बातों की तस्दीक करना वो प्रशासन का काम है। अब वो प्रशासन, अगर सरकार महाराष्ट्र में अघाड़ी की है और भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, तो एक कानून दान की हैसियत से या वो व्यक्ति जो हमारी संस्था पर विश्वास करता है वो इसमें फ़र्क नहीं समझता कि सरकार इसकी है या उसकी है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है, सरकार एक बड़ी संस्था होती है और सरकार को सबके साथ न्याय करने की आवश्यकता है। और बड़ा मामला बेल का आर्यन खान का भी चल रहा है, कई इसमें टिप्पणी आई थी एनडीपीएस कोर्ट ने जब फैसला दिया था कि अभी क्या फैक्ट्स को देखते हुए क्या लगता है आपको, क्योंकि एएसजी आर्ग्यू कर रहे हैं कि एनडीपीएस एक्ट एक रिगरस एक्ट है, इसमें बेल एक्सेप्शन होना चाहिए, नॉर्म नहीं होना चाहिए। नहीं, देखिए बेल एक्सेप्शन वाला कानून सिर्फ एनडीपीएस ही नहीं है। बेल के एक्सेप्शन और रूल जो है, बेल और एक्सेप्शन जेल, एक्सेप्शन बेल और रूल जेल, ये जो कानून एनडीपीएस में है वही कानून एमसीओसीए में भी है, वही कानून यूएपीए में भी है, वही कानून टाडा में भी था। इस तरह के जितने भी सख्त कानून हैं उन सब में ये प्रोविजन सेम है, मगर उसके बावजूद भी सबको बेल दी जाती है। आपको ऐसा लगता है कि अगर इन कानून के तहत बेल न दी जाए किसी को भी तो हमारी जेलें जो है ना वो इनमेट से ओवरफ्लो होंगी, जो हमारे लिए, समाज के लिए ठीक नहीं होगा। Last question in English, I'll ask you. The last question. The NCB zonal chief has approached the court. What has been the order regarding it? He has तो जिस तरीके से देखिए पूरे ये संभावना जताई जा रही है वकीलों की तरफ से कि जो भी केस बना है ये दरअसल बनता ही नहीं है, क्योंकि न तो उन्होंने ड्रग्स का सेवन किया, क्योंकि ये मेडिकल टेस्ट भी वहां पर नहीं हुए। ये भी एक बड़ा सवाल वकील रख रहे हैं, आर्यन के जो वकील है कोर्ट रूम में, कि आखिरकार टेस्ट तो होने चाहिए जिससे पता चलता कि ड्रग्स का सेवन हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन तंसीम शाहरुख भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी फौज उन्होंने उतार दी। आज भी वो आप वहां पर मौजूद है जिस होटल में शाहरुख मौजूद थे, क्या वो अभी भी वहां पर हैं? किस तरीके की रणनीति आगे शाहरुख की होने वाली है? जी देखिए, जिस तरीके से इस पूरे मामले में वकील लाए गए, बड़े वकील, फिर मुकुल रोहतगी को दिल्ली से लाया गया और उनको अपीयर किया गया, उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी बहस की मुंबई हाई कोर्ट में। तो पूरा का पूरा जो एक अमला है एक बड़े वकीलों का, एक बड़े लॉयर्स का, वो तैयार किया गया। उन्होंने बाकायदा स्टडी किया और उनकी टीम ने उसके बाद इसमें जवाब दाखिल किया। अब जाहिर है कि जो बहस है, उस बहस का जो आखिर है, जो अंत है, वो एनसीबी को करना है, एएसजी अनिल सिंह जो काम कर रहे हैं। ये तो इतना कंफर्म है आज कि ये बहस जो होनी थी, दोनों तरफ से आर्गुमेंट्स होने थे, वो पूरे हो जाएंगे। और इसमें जहां तक किसी भी फैसले का सवाल है उसके लिए हमें जाहिर है इंतजार करना पड़ेगा। अब जहां तक समीर वानखेड़े का सवाल है, मैं बता दूं, समीर वानखेड़े चार तरफ से घिरे हुए हैं। अभी उनके ऊपर एक तो ये क्रूज केस में जांच का जो मसला कोर्ट में चल रहा है, पहला वो, दूसरा उनके ऊपर जो करप्शन के चार्जेस लगाए गए, तीसरा जो गिरफ्तारी का डर, गिरफ्तारी की जो तलवार उनके सर पे लटक रही है, जो उन्होंने खुद जाहिर किया है अपनी प्रेयर में, अपनी जो कोर्ट में दलील दी है, प्रेयर की है कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवाई जाए। तो और तीसरा जो एनसीबी की टीम दिल्ली से आई हुई है, जिसने कल रोक रही हूं आपको। मुस्तफा शेख हमारे साथ बॉम्बे हाई कोर्ट के बाहर इस वक्त मौजूद है। ताजा अपडेट जल्दी से उनके ले लेते हैं। मुस्तफा, क्या चल रहा है, किस तरीके की दलीलें कोर्ट रूम में? जी बिल्कुल, दलीलें को अगर आप देखें तो सख्त तौर पर आज भी एक बार फिर से एनसीबी जो है वो आर्यन खान की बेल को अपोज करते हुए दिख रही है। बड़ी बात जो एएसजी ने आज कोर्ट में ये कह डाली है कि एनडीपीएस जो स्ट्रिंजेंट एक्ट है उसके अंदर जो बेल है वो एक एक्सेप्शन होना चाहिए, वो एक नॉर्म की जैसा नहीं दिखाना चाहिए। और दूसरी बात ये भी कहा गया है कि जो बेल ऑलरेडी सेशंस कोर्ट है, जो लोअर कोर्ट है, उन्होंने इस बात को माना है, कॉन्स्पिरेसी बनती है, इसलिए बेल नहीं दी जा सकती और इसीलिए इन तीनों को हाईकोर्ट आना पड़ा। ये सारी जो अहम बातें हैं इस वक्त एएसजी ने हाईकोर्ट के सामने रख दी है। और मुस्तफा, आर्यन खान की तरफ से जिस तरीके की कल दलीलें दी गई, और आज क्या लग रहा है आपको कि दलीलों का दौर आज खत्म हो जाएगा?
देखिए, ये कह पाना मुश्किल है क्योंकि कल के दिन पे एएसजी ने कहा था कि उन्हें लगभग 1 घंटे का समय लगेगा और आज हम देखेंगे कि तकरीबन 3 बजे या पौने 3 बजे से कोर्ट रूम शुरू हुआ है, तब से ये आर्गुमेंट्स चल रहे हैं। तो 1 से 1.5 घंटे का समय ऑलरेडी बीत चुका है और अभी भी जितना हमारी संवाददाता विद्या कोर्ट के अंदर से जानकारी दे रही है, एएसजी अनिल सिंह के जो आर्गुमेंट्स है वो अभी भी जारी है। वो ये बता रहे हैं कि ये लोग अभी जो आरोपी हैं वो ये नहीं कह सकते कि अरेस्ट इलीगल था क्योंकि उन्होंने अपनी बेल एप्लीकेशन में जो रिमांड हुई है उसको चैलेंज नहीं किया है। अभी आर्गुमेंट स्टेज पर वो ऐसे सबमिशन नहीं कर सकते हैं। तो ये पूरे जो आर्गुमेंट्स है ये शुरू ही है, अभी कंक्लूजन पे दिख नहीं रहे हैं। साथ ही साथ केस स्टडीज को कुछ साइट किया जाएगा तो आधे से 1 घंटे का समय और लग सकता है। उसके बाद ये देखना पड़ेगा कि अगर आर्गुमेंट्स पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं और जो आर्यन खान के वकील या अरबाज मर्चेंट के वकील हैं वो रिजॉइंडर आर्गुमेंट्स नहीं करते हैं तो फिर आर्गुमेंट समाप्त होने के बाद कोर्ट या तो तुरंत ऑर्डर पास कर सकता है या फिर कल तक का समय भी मांग सकता है। लेकिन ये पूरा निर्भर करता है कि पूरे केस के जो आर्गुमेंट्स है, चाहे वो एएसजी के हो, बचाव पक्ष के हो, ये खत्म कब होते हैं। ठीक है, आप रही जरा साथ। वहीं देखिए, एनसीबी के स्वतंत्र गवाह फ्लेचर पटेल ने कहा कि मैं क्रूज रेड में शामिल नहीं था। नवाब मलिक ने जो आरोप मेरे ऊपर लगाए हैं वो सभी गलत हैं। तो नवाब मलिक एक के बाद जो आरोप सब पर लगा रहे हैं उसको लेकर फ्लेचर पटेल ने कहा कि उन पर जो आरोप लग रहे हैं वो सारे के सारे गलत हैं। एनसीबी की टीम ने फ्लेचर पटेल से पूछताछ की है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। फ्लेचर, आपको एनसीबी की टीम ने क्यों बुलाया था? 94/21 आर्यन क्रूज केस के संदर्भ में आज मुझे बुलाया गया था और मैं उनको अपना बयान दर्ज करके आया हूं और बाकी जो कुछ पूछताछ थी मेरे बारे में थी और कैसे आप इनके कांटेक्ट में आए वो उसके बारे में पूछताछ थी। बताते हैं कि आप समीर वानखेड़े और उनकी पत्नी से काफी हद तक जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को बहुत बेहतर जानते हैं। आपके उनके पारिवारिक क्या रिश्ते हैं? पत्नी को तो नहीं जानता मैं ऑफिशियली, अभी वो सब मालूम पड़ रहा है न्यूज़ से। शायद साल में कभी 2 साल पहले मिले थे हम। तो आप पे इल्जाम लगाए जाते हैं कि जितने भी रेड्स होती हैं उनमें आप शामिल होते हैं और पंच के तौर पे। ऐसा क्या है, ऐसा क्या खास है रिश्ता कि आप ही पंच के तौर पे शामिल होते हैं? सर, एक बताना चाहूंगा कि आज अगर आप कोई भी चैनल देखेंगे या आप कभी पास्ट में जाके देखेंगे, पंच गवाह एक बहुत अहम किरदार निभाता है और उसका इंटीग्रेशन के ऊपर सवाल नहीं आना चाहिए जब वो एक माजी सैनिक है। सो ही इज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। जो कुछ नहीं करता वो ये इल्जाम लगाता है और अभी हमें बहुत बारीकाई से ये चीज का पता लग रहा है मी फॉलोइंग द न्यूज के बाद कि ये जो कुछ हो रहा है ये केस से डाइवर्ट करने के लिए कुछ घटक काम कर रहे हैं। कुछ मान्यवर मिनिस्टर्स जो है एक अलग ही जाति का गेम बीच में लाके खेल रहे हैं। बाप बोगस था, इट इज वेरी शेमलेस, मतलब बहुत गंदी पर्सनल अटैक की बात रही। क्रूज की बात करें, जो क्रूज पे रेड हुई, आप उसमें कहीं आसपास मौजूद नहीं थे? मैं बिल्कुल नहीं था। बस मलिक साहब के ये स्टेटमेंट की वजह से मेरा नाम इसमें आया क्योंकि वो बहुत बड़े मिनिस्टर है साहब है, तो उनका भी तो सरकार और सिस्टम को सुनना पड़ेगा, इसीलिए उनके वजह से ये पूरी इंक्वायरी बिठाई गई है। आई विल टेल यू कि जो हम फौजियों की जबान है वो कभी पलटने वाले में से नहीं है, इसीलिए गवाह रखा गया है और आगे हमने दरखास्त की है। आपके माध्यम से दरखास्त करता हूं पूरी जनता को, सॉरी द एजेंसीज को एंड प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को भी, माजी सैनिक के ऊपर कोई अपना संकोच का जो ये उठा रहे या एलिगेशंस लगा रहे पैसे खाने का, प्लीज ना लगाए। मुस्तफा शेख हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार मौजूद है, बॉम्बे हाईकोर्ट के बाहर इस वक्त मौजूद हैं और उनसे ताजा अपडेट भी ले लेते हैं। और मुस्तफा, इसी के साथ साथ देखिए, जज सांबरे ने यह भी कहा कि क्या आर्यन के व्यावसायिक इस्तेमाल जैसा आरोप लग रहा है एनसीबी की तरफ से, क्या व्यावसायिक इस्तेमाल के सबूत मिले? ये सवाल जज की तरफ से भी रखा गया। जी बिल्कुल, ये सवाल जज की तरफ से भी रखे जा रहे हैं क्योंकि जज ने भी साफ तौर पर आप कह सकते हैं कि इस पूरे मामले में एक रूप ये लिया था कि जब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बात की जा रही थी अमित देसाई की तरफ से, तब जज ने पूछा था कि क्या यूके के कोर्ट्स में ये व्हाट्सएप चैट जो है वो अवेलेबल मान्य किए जाते हैं एज ए एविडेंस। तब अमित देसाई ने कहा कि यूके के कोर्ट्स में नहीं मान्य होते, तो कोर्ट ने इस पर यह भी टिप्पणी दी थी कि यूके कोर्ट्स के चलते हमने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को मान्यता दी थी, अब उन्होंने मान्यता देना बंद कर दिया है, फिर भी हमारे यहाँ पर जो है वो एज ए एविडेंस देखा जा रहा है। दूसरी बड़ी बात जब ये कही गई कि एक
गांधी जयंती के दिन पार्टी करने के लिए क्रूज पर पहुंचे थे, ऐसा अनिल सिंह ने जब कहा तो कोर्ट ने ये कहा कि उनका कहना है कि उनको पार्टी करने ही नहीं दिया गया, उनको क्रूज के पहले ही आप कह सकते हैं घुसने के पहले ही अरेस्ट कर लिया गया। तो ये सारी जो बातें हैं एक तरह से कोर्ट में सामने रखी तो जा रही है, लेकिन अभी भी एएसजी के जो आर्ग्यूमेंट्स है वो चालू है। वो खत्म होने के बाद ही हम ये देख पाएंगे कि रिजॉइंडर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, रिजॉइंडर आर्ग्यूमेंट्स अगर होते हैं तो फैसला आने में थोड़ी देर और लगेगी। देखिए, यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है, एनसीबी की तरफ से जो वकील हैं वो ये कह रहे हैं कि बाकायदा उन्होंने ड्रग्स का सेवन लिया, ये अरेस्ट मेमो में इसका जिक्र है तंसीम। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या मेडिकल टेस्ट हुआ था, क्या ये बात उस वक्त की गई थी कि उनको चेक किया जाए कि उन्होंने ड्रग्स उस वक्त लिया या नहीं लिया? क्या इस ग्राउंड पर भी कोर्ट सवाल उठा सकता है? जी देखिए, जहाँ तक आर्यन खान की बात है, उनका जो मेडिकल टेस्ट कराया गया था, लेकिन उस मेडिकल टेस्ट में किसी भी तरह की ड्रग्स की पुष्टि की बात नहीं कही गई है। ये बात एनसीबी की तरफ से और बचाव पक्ष दोनों की तरफ से अदालत में भी कही गई है। मेडिकल में किसी भी प्रकार की पुष्टि नहीं हुई है। और जहाँ तक इनके चैट्स का सवाल है, मोबाइल फोन को सीज करने के बाद उसका जो फॉरेंसिक एग्जामिनेशन किया गया है, उससे ये चैट्स का डेटा रिट्रीव किया गया है, जिसमें 2019-2020 के तमाम चैट्स मिले हैं, जिसमें आर्यन और अनन्या एक दूसरे से ड्रग्स के बारे में लेन देन की बात कर रहे हैं। तो ये जो चैट्स हैं, वही कोर्ट ने भी बोला है कि ये जब आर्गुमेंट्स खत्म होंगे तो कोर्ट उनको देखना चाहेगा, उनको पढ़ना चाहेगा, क्योंकि वो रिट्रीवल डेटा है, रिट्रीव किया गया है फॉरेंसिक जो लैब है वहां से सीजर के बाद। तो जाहिर है ये एक बड़ा एविडेंस है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जहां तक कंजम्पशन की बात है, मेडिकल में पुष्टि इस तरह की नहीं हुई है, लेकिन ये इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि आर्यन एक सीरियल ऑफेंडर, यानी कि वो पहले से ड्रग्स लेता रहा है। और ये बात लगातार कोशिश की जा रही है पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरफ से, एएसजी की तरफ से, कि ये साबित किया जाए कि वो सीरियल ऑफेंडर है। आर्यन खान ने ड्रग्स का कई बार इस्तेमाल किया है, वो फर्स्ट कमर या पहली बार इस्तेमाल करने वाला नहीं है। आर्यन खान ड्रग्स के इस परिवार बनाम सरकार की लड़ाई बनती जा रहा है। एक तरफ मंत्री नवाब मलिक और दूसरी तरफ समीर वानखेड़े का परिवार। इस केस में आज समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर ने नवाब मलिक का बगैर नाम लिए उनकी तरफ से लगाए जा रहे आरोपों पर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को चिट्ठी भेजी है। क्रांति का आरोप है कि उनके परिवार पर निजी हमले हो रहे हैं। वानखेड़े ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट बनवाया। ऐसे ट्विटरबाजी करके कुछ नहीं पा सकते, बिकॉज ट्विटर पे कोई भी कुछ भी उठ के लिख सकता है। मैं भी कुछ भी लिखूं किसके बारे में, लेकिन ये सच नहीं होता। धर्म की चर्चा नहीं करते रहे। हम जो फर्जीवाड़ा समीर वानखेड़े का है, फर्जी तरीके से सर्टिफिकेट ली गई और उसके आधार पे नौकरी ली गई, ये मुद्दों को हम उठाते रहे। एक इंसान सर्टिफिकेट बना सकता है ना, पूरा गांव थोड़ी ना बना लेगा सर्टिफिकेट। तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा रिसर्च उसमें तो उनका थोड़ा कम पड़ गया, जरा ज्यादा बेटर प्रिपेयर हो गया। वो सारे सबूत हमारे पास हैं जो ये साबित कर देंगे कि वानखेड़े साहब इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकारा था। सारे फॉल्स क्लेम्स हैं, क्योंकि अगर इसके ऊपर उनके पास कोई भी प्रूफ होगा तो आई एम श्योर वो कोर्ट में पेश करेंगे। समीर वानखेड़े जी की डॉक्टर शबाना कुरैशी से शादी हुई, तो सारे कागजात आगामी दिनों में हम रखेंगे और यही आधार पे जो वैलिडिटी कमेटी है उसमें ये मामला जाएगा। अगर बेबुनियाद कोई अगर लेटर कुछ लिखता है तो उसमें कोई मतलब नहीं है, सब झूठे सारे दस्तावेज है, इसका कोई महत्व नहीं है। शिवराया के राज्य में एक महिला की गरिमा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मजाक हो रहा है। आज बाला साहेब ठाकरे होते तो निश्चित ही ये उन्हें मंजूर नहीं होता। एक महिला और उसके परिवार पर निजी हमले, ये कितने निचले स्तर की राजनीति है, ये उनके विचारों से रोजाना हम तक पहुंच रही है। आज वो नहीं है, पर आप हैं, उनकी परछाई हम आप में देखते हैं। आप हमारा नेतृत्व कर रहे हैं और मुझे आप पर पूरा विश्वास है। आप कभी मुझ पर और मेरे परिवार पर अन्याय नहीं होने देंगे, ये पूरा विश्वास है। इसीलिए एक मराठी होने के नाते आज आपकी तरफ अपेक्षा से देख रही हूँ। आप उचित न्याय करें, ऐसी विनती है। आपकी बहन क्रांति रेडकर। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को भेजी समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर की चिट्ठी का ये हिस्सा है। जब से समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक का हमला शुरू हुआ है, क्रांति रेडकर चट्टान की तरफ पति के बचाव में कूद पड़ी हैं।
पर एक सिर्फ एक बीवी है, एक माँ है, एक बहन है, एक बहू है, जो ये प्रार्थना कर रही है महाराष्ट्र के सीएम से कि प्लीज ये सब रोक दीजिए अभी, बिकॉज ये सर के ऊपर से पानी जा रहा है, मेरे फैमिली पर अटैक किया जा रहा है डे बाय डे। हम लोग तो इनोसेंट है, हमारा तो केस से कोई लेना देना भी नहीं है, वही वापस चीजें दोहराई जा रही है। जबकि सारे कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजन के सर्टिफिकेट, हर चीज जब पेश की गई है तब बार बार ये सवाल उठना यही गलत है। आर्यन ड्रग्स से शुरू हुई जंग का ये दूसरा मोर्चा है। इसमें एक तरफ परिवार, उनका काम ही वो है अभी समीर वानखेड़े को इस कुर्सी से हटाने की, जो उन्होंने पब्लिक घोषणा की थी। ये गुंडागर्दी जो उनकी चल रही है, ये टोटल गुंडागर्दी है। वो चाहते हैं कि इस कुर्सी पे वो ना रहे, ताकि ये जांच नहीं चलती रहे और उनका दामाद जो है वो बेगुनाह होकर छूट जाए। तो दूसरी तरफ सरकार है। वो सारे सबूत हमारे पास हैं जो ये साबित कर देंगे कि वानखेड़े साहब इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकारा था। इस जंग का शंखनाद किया था महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने, जिसके जवाब में एक एक कर समीर वानखेड़े का पूरा परिवार कूद चुका है। सवाल इतना ही है कि समीर दाऊद वानखेड़े ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट बनवाया और उस सर्टिफिकेट के आधार पर कंपटीशन में बैठे IRS का पद हासिल किया। ये बहुत ही पर्सनल फोटोज हैं। एक पहली वाली जो उनकी एक्स वाइफ है, उनकी भी इज्जत के लिए ये खराब है, मेरी भी इज्जत के लिए खराब है। ये जब मंत्री पद लेते हैं तब अपनी जो ओथ ली थी वो टोटली उसको जोपर्डाइज कर रहे हैं, अपना पूरा उसको आप मतलब आप उसको तोड़ रहे हैं और ये चाहते हैं आप कि लोगों की निजी लाइफ पब्लिक हो जाए। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर पहला हमला जाति प्रमाण पत्र में फर्जीवाड़े को लेकर किया था। नवाब मलिक के मुताबिक समीर वानखेड़े ने कास्ट सर्टिफिकेट में फर्जीवाड़ा कर आरक्षण का लाभ लिया और आईएएस बने। फर्जीवाड़े के आरोप को बुलंद करने के लिए मलिक समीर वानखेड़े की पहली शादी का निकाहनामा लेकर आ गए। वानखेड़े की पहली शादी एक मुस्लिम महिला से हुई थी। इस मामले में आज तक ने समीर वानखेड़े की पहली पत्नी के पिता से बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। समीर वानखेड़े जो दाऊद वानखेड़े हैं उनके पिताजी, ये हमारी मैं करीब उनसे करीब शादी से पहले 3-4 साल पहले से बातचीत होती थी। उनकी माँ जायदा दाऊद वानखेड़े जो हैं वो भी हमारे घर पे आई थी रिलेशन के हमारे आपस में बातचीत करने के लिए, और उन्होंने प्रपोजल रखा था और हम लोग 3-4 साल के बाद शादी किए। जब तक हमें यही मालूम था उनके घर के जितना भी है माहौल था मुस्लिम था। दे आर ऑल मुस्लिम, उनकी फैमिली उनके और रिलेशन जो भी है मुस्लिम थे। एंड दे हैव कम एंड दे मीट मी एंड एवरीवन से दैट मतलब दे आर मुस्लिम। और उनके जो भी जायदा वानखेड़े के जो भी थे रिलेशन में थे वो सब यही कहते थे दे आर मुस्लिम। एक तरफ सरकार और दूसरी तरफ समीर वानखेड़े का परिवार, जंग जारी है। इंतजार रेफरी के फैसले यानी जांच के नतीजे का है। दिवेश सिंह और सौरभ वक्तानिया के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक। क्रूज ड्रग्स केस में इस वक्त एनसीबी की दलील जो कोर्ट रूम में चल रही थी वो खत्म हो गई, जिसमें कई बातें उन्होंने कही कि ड्रग्स तस्करी से आरोपियों के सीधे सीधे संबंध थे और बेल मिलने पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ संभव है, इसलिए बेल ना दी जाए। ड्रग्स केस में एनसीबी की दलील इस वक्त कोर्ट रूम में खत्म हो चुकी है और ये कहा गया मुकुल रोहतगी की तरफ से इसके जवाब में कि साथ ये जरूर थे आर्यन उनके, लेकिन उनको पता नहीं था कि बाकियों के पास ड्रग्स है। रोहतगी ये भी कह रहे हैं कि साजिश रची जा रही है, साबित करना मुश्किल है, लेकिन सबूतों का क्या। ये तमाम दलीलें यहाँ पर दी गई। कुछ खास सहयोगी हमारे साथ लगातार मौजूद है। अरविंद ओझा हमारे साथ है, तंसीम हैदर हमारे साथ है और मुस्तफा शेख हैं हमारे साथ। सबसे पहले मुस्तफा आपका रुख करते हुए, क्योंकि आप बॉम्बे हाई कोर्ट के बाहर हैं, क्या दलीलें दी गई एनसीबी की तरफ से और क्या चल रहा है अभी?
जी बिल्कुल, एनसीबी की तरफ से दलीलों का जो दौर है वो खत्म हो चुका है और फिर अब आप कह सकते हैं कि जो एडिशनल आर्ग्यूमेंट्स है, रिजॉइंडर आर्ग्यूमेंट्स, वो मुकुल रोहतगी की तरफ से दिए जा रहे हैं आर्यन खान के लिए, जिसमें साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि अगर 2 से 3 बार ड्रग्स कंजम्पशन लेना भी साबित हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि वो एक कॉन्स्पिरेसी है। अगर आप कॉन्स्पिरेसी कह रहे हैं तो उस कॉन्स्पिरेसी के लिए आपको कुछ एविडेंस कोर्ट के सामने पेश करने पड़ेंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट है आरोपियों का, उसका वायलेशन है अगर आप उनको 25 दिन से ज्यादा जेल में रखे हुए हैं और उनको जो बेल है वो अलाउ नहीं कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो सारे एविडेंसेस हैं वो एविडेंसेस आप कोर्ट के सामने ट्रायल स्टेज पर रख सकते हैं, उसके बाद अपना जो पूरा आर्ग्यूमेंट है वो कर सकते हैं। उसके लिए अगर आपके पास कुछ एविडेंस सामने आए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा ट्रायल खत्म होने तक आरोपियों को जेल के पीछे रखना चाहिए। ये सारे रिजॉइंडर आर्ग्यूमेंट्स अब मुकुल रोहतगी की तरफ से किए जा रहे हैं। बुलेट पॉइंट्स में आर्ग्यूमेंट करेंगे वो, ऐसा कहा उन्होंने, क्योंकि कोर्ट के पास जो समय है वो कम है। अब देखना ये होगा कि इसके बाद अमित देसाई अपने कुछ रिजॉइंडर आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, उसके बाद क्या होता है, क्या आर्ग्यूमेंट्स खत्म होते हैं या फिर और कोई आर्ग्यूमेंट एएसजी की तरफ से एनसीबी के लिए? दो बड़ी चीजें, क्योंकि जज सांबरे की तरफ से भी कहा गया कि अगर ये लग रहा है कि वेबसाइट इस्तेमाल किया जा रहा था तो क्या उसके सबूत हैं, और यही सवाल मुकुल रोहतगी अब जब बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि अगर ऐसी कोई साजिश जिसका अंदेशा एनसीबी की तरफ से जताया जा रहा है, क्या इसके कोई सबूत हाथ लगे हैं? जी बिल्कुल, और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि व्हाट्सएप चैट्स उन्हें दिखाए जाए। आज कोर्ट रूम में एनसीबी की तरफ से जो जज हैं उन्हें अपने जो व्हाट्सएप चैट्स हैं वो भी दिखाए गए हैं। साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि बाकी जो एविडेंसेस थे वो उसके कोर्ट के सामने रखे गए हैं। लेकिन ये बात भी बराबर है कि अभी तक जो एनसीबी है वो जो कॉन्स्पिरेसी का चार्ज मेज आउट कर रही है उसके लिए कोई कनेक्टिंग जो एविडेंस है वो अभी तक कोर्ट के सामने प्रोड्यूस नहीं किया है। लेकिन ऑर्डर के समय पे हमें ये मालूम चलेगा कि एनसीबी द्वारा जो आर्ग्यूमेंट्स किए गए हैं आरोपियों को लेकर के, क्या उसे एज अ कॉन्स्पिरेसी मान्य किया है कोर्ट ने। अगर मान्य किया है तो शायद बेल देना मुश्किल होगा, लेकिन अगर कोर्ट को एक सिंपल केस दिखता है कंजम्पशन का और पोजेशन का और कॉन्स्पिरेसी चार्ज नहीं बनता हुआ दिख रहा है तो ये मामला जो है बेल की तरफ भी जा सकता है। लेकिन सवाल यहाँ पर जरा बताइए अरविंद, क्योंकि अरेस्ट मेमो में इस बात का जिक्र है कि ड्रग्स का सेवन आर्यन खान ने किया था, लेकिन क्या ये सवाल भी कोर्ट की तरफ से पूछा जा सकता है या अभी तक पूछा गया है कि जब टेस्ट हुए, उसके मेडिकल टेस्ट हुए, उसमें कहीं ऐसी जानकारी नहीं है कि आर्यन ने ड्रग्स का सेवन किया था, तो अरेस्ट मेमो में इसका जिक्र क्यों? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा अर्पिता, तो मैं आपको बताऊं, और इसी पर लगातार बहस भी हो रही है। आज भी बहस हुई है। आज भी जिस तरह से मुकुल रोहतगी ने कल कहा था कि अगर हमारे जो आर्यन, जो जिसकी तरफ से वो केस लड़ रहे हैं, कि अगर उसने कोई ड्रग्स लिया था, कंज्यूम किया था, तो इन्होंने तो टेस्ट कराया ही नहीं। तो आज उसका काउंटर एएसजी अनिल सिंह ने कहा कि दरअसल ये कंजम्पशन का तो केस ही नहीं है, ये पोजेशन का है, प्रोक्योरमेंट का है, ये केस पोजेशन का है, प्रोक्योरमेंट का है, प्लानिंग का है, ये कहा है एएसजी ने। बड़ी बात यही कही है। लेकिन अब जो है वो काउंटर कर रहे हैं मुकुल रोहतगी। वो कह रहे हैं कि अगर कॉन्स्पिरेसी थी तो उसको आप एस्टैब्लिश करिए कि किस तरीके से ये कॉन्स्पिरेसी है। तो अब ये देखना होगा। देखिए, जो मोटा मोटी बात अगर बात की जाए, फोकस सभी का इसी बात पर है कि क्या ये जो तमाम आर्गुमेंट है वो आज कंप्लीट हो पाएंगे। तो अभी वक्त हो रहा है लगभग 4:30 बजे। जो जज है जस्टिस सांबरे, वो अमूमन जो जैसी हमारी सहयोगी विद्या वो बताती है कि 7:30 बजे तक बैठते हैं। हालांकि ये केस वो 6 बजे तक सुनते हैं, यानी अभी भी 1.5 घंटे का वक्त है सुनवाई के लिए। जो डिफेंस लॉयर थे तीनों अपनी दलील दे चुके थे। आज जो एएसजी अनिल सिंह है वो अपनी दलील दे चुके हैं। अब जो रिजॉइंडर जो आर्गुमेंट है वो किया जा रहा है। पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है मुकुल रोहतगी उसको उठा रहे हैं कि अगर हमारा जो मुवक्किल है वो अगर 3 बार अगर मान लीजिए ड्रग्स ले भी लेता है तो इसमें कॉन्स्पिरेसी कहां से आ जाती है, जो 29 एनडीपीएस एक्ट आपने लगाया। तो ये काउंटर कर रहे हैं। बहुत मुमकिन है, जैसा मुस्तफा बता रहे थे, अमित देसाई करे। लेकिन बात वही पर आ जाती है जो आपने पूछा था कि क्या ड्रग्स कंज्यूम किया। इस बात का जिक्र आज अदालत में हुआ था, जिसके बाद बाकायदा एएसजी अनिल ने कहा कि हम ये कह ही नहीं रहे ये ड्रग्स कंजम्पशन का केस है, बेसिकली ये पोजेशन का केस है, ये प्लानिंग का केस है, ये कॉन्स्पिरेसी का केस है। अलग अलग लोगों से, चूंकि 20 लोग इसमें ठीक है। तंसीम, देखिए व्यावसायिक इस्तेमाल की बात हो रही है और यहाँ जज की तरफ से भी पूछा जा रहा है कि आपके पास क्या सबूत है इसके, और यही सवाल मुकुल रोहतगी बार बार कोर्ट रूम में उठा रहे हैं कि आखिरकार सबूत क्या है। आप इतने दिन से अगर आर्यन खान जेल में है तो सबूत, जिसको कह रहे हैं कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है एनसीबी, वो सबूत कहाँ है। लेकिन तंसीम, सवाल यहाँ ये
कि जो चैट है, अगर उस चैट में इस तरीके से बातचीत भी हुई है जो ये इशारा करे कि व्यावसायिक इस्तेमाल इसका आर्यन करते थे या ऐसी कोई बड़े ड्रग पेडलर के संपर्क में थे, तो क्या कोर्ट इसे एक गहरे और बड़े सबूत के तौर पर रखेगी? कुछ और दिन एनसीबी को मिल सकता है क्योंकि 90 दिन का ये पीरियड होता है। क्या चैट जो दिखाएंगे, क्या इसी को एक बड़े सबूत के तौर पर लिया जा सकता है कोर्ट की तरफ से? तंसीम, देखिए, समझने वाली चीज यहाँ पे ये है कि जो एनसीबी कहना चाहती है कोर्ट में, उसने कहा कि ये एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी थी। ये पूरा का पूरा एक प्लान्ड वे में पार्टी थी जिसमें ड्रग्स आना था, ड्रग्स आया था, ड्रग्स कंज्यूम किया जा रहा था और भी ड्रग्स कंज्यूम किया जाना था। अब सवाल यह है कि अदालत में एनसीबी ने कहा कि इनके चैट्स मिले हैं, चैट्स 2 लोगों के बीच में मिले हैं, सारे के सारे सब जितने भी आरोपी हैं उनके बीच के चैट नहीं मिले। तो ये जो चेन कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको बचाव पक्ष अपोज कर रहा है, वो यही बोल रहा है कि आपकी चेन जुड़ ही नहीं रही है कॉन्स्पिरेसी की। आप कैसे बोल रहे हो कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है? उस पे एएसजी ने ये बात बोली कि मुनमुन धमीचा और अंचित का चैट हमें कॉल डिटेल हमारे पास है, वो एक दूसरे से संपर्क में थे, लेकिन इसके बावजूद भी अंचित, मुनमुन और आर्यन और अरबाज के कनेक्शन नहीं जुड़ पा रहे हैं चारों के एक साथ, जो ये बात साबित कर सके कि एक पूरी की पूरी मिली जुली कॉन्स्पिरेसी थी। और कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मतलब ही ये है कि पूरी प्लानिंग के तहत ऐसी पार्टी होनी थी जिसमें लोगों ने कंज्यूम किया, कुछ लोगों ने प्रोक्योर किया, कुछ लोगों ने अपने पास ड्रग्स रखा। तो ये अब केस वहीं पे आके ठहरा हुआ है कि ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी साबित कर पाती है एएसजी। मुस्तफा यहाँ देखिए, क्योंकि जज सांबरे ने कहा कि व्यावसायिक इस्तेमाल जैसा आरोप एनसीबी की तरफ से, क्या इसके सबूत हैं? और ये भी कहा गया कि जो भी चैट्स हैं वो बाद में कोर्ट अब देखेगी। हो सकता है वो सिलसिला अब शुरू भी होने वाला हो, आप बताइएगा क्या अपडेट है। लेकिन क्या ये चैट अगर इस तरफ इशारा करते हैं और यही चैट के आधार पर कोई फैसला आगे हो सकता है? कितना, क्या इसी को एक बड़ा सबूत माना जा सकता है मुस्तफा, चैट्स को ही? या फिर कोर्ट ये भी कह सकती कि कुछ और सबूत भी दिखाइए जो ये साबित करे कि वेबसाइट इस्तेमाल करते थे वो? जी बिल्कुल, आप पूरी तौर पर अगर देखें तो कोर्ट का रुख क्या होगा जजमेंट को लेकर के ये समझ पाना कभी भी मुश्किल होता है, क्योंकि हो सकता है कि जजमेंट किसी और तरफ इशारा करे और लेकिन ऑर्डर किसी और आपके निष्कर्ष पर पहुंचे। तो ये सारी चीजों का अंदाजा फिलहाल लगाना तो मुश्किल होगा, लेकिन ये बात को कहना गलत नहीं होगा कि जस्टिस सांबरे ने जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस यानी कि व्हाट्सएप चैट्स की जो एंगल है उस पर ध्यान दिया है, उस चीज को समझ कर लिया है, उस चैट्स को खुद भी पढ़ा है। आर्ग्यूमेंट बचाव पक्ष की तरफ से किया जा रहा है कि केस बनता है, कॉन्स्पिरेसी का केस नहीं बनता। इन सारी चीजों को मिला करके आप नहीं देख सकते क्योंकि कोई कनेक्शन नहीं है। बतौर अगर आप अनन्या पांडे और आर्यन खान के चैट्स को मद्देनजर लेते भी हैं तो वो चैट्स जो है वो क्रूज पर जाके ड्रग्स पार्टी करनी है, ऐसे चैट्स नहीं है। किसी फॉरेन नेशनल के साथ अगर चैट्स मिले हैं तो वो चैट्स ये नहीं है कि आप ड्रग्स क्रूज पार्टी के लिए सप्लाई कीजिए। केस क्रूज पार्टी का है, चैट्स दूसरे केसेस के हैं। आप अगर ये भी एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि आर्यन खान एक ड्रग एडिक्ट हैं, उन्होंने पहले भी ड्रग लिया है, सालों से ड्रग ले रहे हैं, जैसा कि एएसडी ने आज शुरुआत में दलीलें दी, लेकिन उससे कॉन्स्पिरेसी कैसे बन रहा है? क्योंकि कुल मिलाकर बात कॉन्स्पिरेसी के एंगल पर आ जाती है। वही एक एंगल है जिसने अभी तक आर्यन खान को जेल के पीछे रखा है। एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट का यही ऑर्डर था कि कॉन्स्पिरेसी कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रही है, इसलिए बेल नहीं दी सकती, नॉन बेलेबल सेक्शंस है। हाईकोर्ट इस पूरे मामले पर क्या रुख रखता है व्हाट्सएप चैट्स को लेकर, डिजिटल एविडेंस को लेकर, ये आर्यन खान की बेल के लिए बहुत महत्वपूर्ण पक्ष रहेगा। और अरविंद देखिए, करीब 1.5 घंटे होने को हैं जब ये सुनवाई चल रही है और जैसा कि बताया भी जा रहा है कि 6 बजे तक या 6 या 7 बजे तक दलीलें और जज इस पर बात कर सकते हैं। लेकिन एनसीबी बार बार वही बात कर रही है, यही कह रही है कि अगर आर्यन खान छूटते हैं या रिहा होते हैं तो वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। क्या कोर्ट ये कहेगी कि जितने सबूत के लिए आप समय मांग रहे हैं, कितने दिन जेल रखा जाए, कुछ और सबूत इकट्ठा करने हैं, तो पिछली कड़ी से तो आगे एनसीबी को बढ़ना होगा, कुछ और सबूत जुटाए होंगे इन ड्यूरेशन में जब वो एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट जा रहे हैं। तो क्या आज वो सबूत भी कोर्ट रूम में रखे गए होंगे एनसीबी की तरफ से? जी बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि देखिए, मैं यहाँ फिर पॉइंट आउट करता हूँ, क्योंकि जब एएसजी अनिल सिंह जिरह कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास ऐसे काफी व्हाट्सएप चैट हैं जो एस्टैब्लिश करते हैं कि ये लोग खासकर आर्यन और अरबाज 1 साल से ड्रग्स ले रहे हैं और कई पैडलर्स के संपर्क में थे। जिसके बाद जो जस्टिस सांबरे हैं उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आप जब ये पूरी आर्गुमेंट हो जाएगा तो मैं उन चैट्स को देखूंगा। आपने अर्पिता एक सवाल पूछा था चैट्स को लेकर, चैट्स के एविडेंस को लेकर, कॉन्स्पिरेसी को लेकर, तो मेरे पास अभी सेशन कोर्ट का कम से कम जो ऑर्डर है वो ऑर्डर मैं आपको बताता हूं, जिसमें लिखा हुआ है कि मोर ओवर व्हाट्सएप चैट प्राइमा फेसी रिवील
दैट द अक्यूज नंबर 1 इज डीलिंग इन इलिकेट ड्रग्स। यानी जो सेशन कोर्ट था, हालांकि ये मुंबई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट है, लेकिन सेशन कोर्ट ने अपने ऑर्डर में इस व्हाट्सएप चैट का जिक्र किया है। सेशन कोर्ट व्हाट्सएप चैट को आधार बना रहा है और ये उसने कहा था कि व्हाट्सएप चैट को जो हमने पढ़ा उससे ये लगता है कि अक्यूज नंबर 1 इलिकेट जो ड्रग्स है उसमें प्रोक्योरमेंट वगैरह में शामिल है और इसी वजह से रिजेक्ट किया था और कॉन्स्पिरेसी की बात कही थी। और आज भी व्हाट्सएप चैट का कई बार जिक्र हुआ है बॉम्बे के हाई कोर्ट में और जस्टिस सामने ने कहा है कि मैं इसको आर्गुमेंट के बाद पढ़ूंगा। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि वो क्या पढ़ते हैं। लेकिन जो मुकुल रोहतगी है वो काउंटर कर रहे हैं कि अगर कॉमर्शियल क्वांटिटी पकड़ी भी गई है तो क्या उनके वकील की तरफ से पकड़ी गई है, नंबर 1। और आप जैसा कर रहे हैं कि 8 लोगों के पास है तो किसी दूसरे के पास से ड्रग की रिकवरी हो रही है तो उससे मेरा क्या लेना देना। लेकिन एएसडी ने कहा था ठीक है, एक सेकंड जल्दी से मुस्तफा जरा बताइए, क्योंकि आज ये भी दलील मुकुल रोहतगी की तरफ से दी गई कि 2 लोगों को इस पे पहले ही जमानत मिल चुकी है, तो आखिरकार आर्यन खान को क्यों नहीं? जी बिल्कुल, जैसा कि अरविंद बता रहे थे कि इन दोनों जो लोग हैं जो जिनको बेल मिली है उनके खिलाफ ये कॉन्स्पिरेसी के जो सेक्शंस है वो नहीं लगाए गए थे। साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि जिस तरह से एनसीबी ने इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया है उसमें आप देखेंगे तो अरबाज मर्चेंट के रिलेटेड जो अचित कुमार है उनको गिरफ्तार किया गया है। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि अक्यूज के साथ जो उसका सप्लायर है उसे गिरफ्तार कर एक पूरी कॉन्स्पिरेसी एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। और ये आर्गूमेंट्स काफी आप हद तक कह सकते हैं कि एएसजी अनिल सिंह ने स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट के सामने रखे। और रोक रही हूं मैं आपको, बड़ी खबर इस वक्त आर्यन पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। तो तकरीबन 1.5 घंटे सुनवाई हुई और उसके बाद आर्यन पर फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया। जो दलीलें दी गई, चाहे वो एनसीबी के वकीलों की तरफ से हो या आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी की तरफ से हो, वो सारी दलीलें सुनने के बाद, वो सारे सबूत जो आज एनसीबी ने पेश किए कोर्ट रूम में, उन सबूतों को देखने के बाद जमानत पर फैसला आर्यन खान की तरफ से आज सुरक्षित कोर्ट की तरफ से रख लिया गया। यानी जो उम्मीद की जा रही थी कि हो सकता है आज फैसला आए, लेकिन फिलहाल कल ये फैसला आएगा, ऐसी जानकारी भी मिल रही है। तो आर्यन खान की जमानत पर कल फैसला आएगा। मुस्तफा शेख, यानी देखिए फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, कल आ सकता है फैसला। और बड़ी खबर यहाँ करेक्ट करना चाहेंगे, आर्यन खान को जमानत मिल गई है। यहाँ करेक्ट करना चाहेंगे क्योंकि देखिए अभी कोर्ट रूम से सीधे जानकारी इकट्ठा करने की हम कोशिश कर रहे हैं और जो अब ताजा अपडेट, क्योंकि देखिए अपडेट ही है, जब तक पूरा फैसला नहीं आ जाएगा क्या कोर्ट की तरफ से कहा गया वो और पुख्ता तौर पर हम आपके सामने रख पाएंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें आर्यन खान को जमानत मिल गई है। पहले जानकारी कुछ और आ रही थी, लेकिन अब जो बड़ी खबर इस वक्त निकल कर आई वो ये कि तमाम दलीलों को सुनने के बाद और मुकुल रोहतगी ने जो सवाल वहां पर किए उन सबको मद्देनजर रखते हुए फिलहाल कोर्ट की तरफ से आर्यन खान को जमानत मिली है। एक बड़ी राहत कहिए आप आर्यन खान को यहां मिली। ड्रग्स केस में आर्यन खान को जमानत मिली। शाहरुख खान लगातार पूरी फौज उन्होंने तैयार की, उसके बाद एक के बाद एक वकील पहुंचे और आखिरकार आर्यन खान को जमानत मिली। मुस्तफा जी बिल्कुल, एक बड़ा फैसला आप कह सकते हैं। अभी ऐसा लग रहा था कि कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे और ये कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स खत्म हुए और उसके बाद ही तुरंत आप कह सकते हैं कि आर्यन खान को और बाकी जो 2 लोग हैं मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट, तीनों लोगों को बेल दे दी गई है। आर्यन खान के जो दूसरे वकील हैं सतीश माना शिंदे, उन्होंने कैश बेल की मांग की है ताकि लेकिन शायद वो आप कह सकते हैं कि वो ग्रांट नहीं हुआ है इस वक्त। और जज ने ये कहा कि मैंने फैसला तो दे दिया है, कल भी फैसला दे सकता था लेकिन मैं फिलहाल फैसला दे दिया है। तो अब ये देखना होगा जो ऑपरेटिव ऑर्डर है, तो ये एक बड़ी बात हो सकती है। जो इस केस का ऑपरेटिव ऑर्डर है वो कल आने वाला है, यानी कि आरोपियों को जेल से बाहर निकालने के लिए एक तरह से ऑपरेटिव ऑर्डर की जरूरत पड़ती है। वो ऑपरेटिव ऑर्डर कल आएगा और ऐसी जानकारी मिल रही है कि जो आरोपियों कल बाहर आएंगे। लेकिन हाँ, ये विद्या ने हमारे जो संवाददाता कोर्ट के अंदर है उन्होंने ये बात क्लैरिफाई कर दी है कोर्ट से, until and unless the court gives operative order, the accused will not come out। जब तक ऑपरेटिव ऑर्डर नहीं दिया जाता, जो आरोपी जेल के अंदर है, यानी कि इस केस में आर्यन खान और बाकी 2 लोग हैं, मुनमुन धमेचा वुमेन्स जेल भाईकल्ला में है, वो लोग वापस नहीं बाहर आ सकते। वो लोग आप कह सकते हैं कि वापस में बाहर जेल से नहीं आ सकते जब तक ऑपरेटिव ऑर्डर नहीं आ जाता। तो तकरीबन आप कह सकते हैं कि ऑर्डर आ चुका है लेकिन ऑपरेटिव ऑर्डर नहीं आया, इसलिए आरोपी जेल से बाहर तो नहीं आएंगे
लेकिन बेल जो तीनों आरोपी है उनको गारंटी कर दी गई है। बिल्कुल, लेकिन देखिए ये बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ी खबर इस वक्त की, ड्रग्स केस में आर्यन खान को जमानत मिली। एक लंबे वक्त के बाद आर्यन खान की मन्नत कबूल हुई है। कोर्ट में तमाम दलीलें यहां पर मुकुल रोहतगी की तरफ से रखी गई, साथ ही साथ यहाँ एनसीबी की तरफ से बार बार इस बात को दोहराया गया कि अगर उनको जमानत मिलती है तो केस से छेड़छाड़ हो सकती, सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती। लेकिन इन सारी दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने यह फैसला लिया कि आर्यन खान को फिलहाल जमानत दे दी जाए। तो अब बता दें आपको बड़ी खबर, अभी कुछ देर पहले तक ये दलील चलती रही, करीब 1.5 घंटे ये दलील चली दोनों ही तरफ से। कल जिस तरीके से मुकुल रोहतगी ने अपना पक्ष रखा, उसके बाद आज भी सुनवाई हुई और एनसीबी ने आज अपनी दलीलें दी, जिस पर कुछ पॉइंटर मुकुल रोहतगी ने भी रखी। और उसके बाद बड़ी खबर इस वक्त की, ड्रग्स केस में आर्यन खान को जमानत मिली। मुस्तफा हमारे साथ मौजूद है। मुस्तफा, अब देखिए वकीलों के बाहर निकलने का सिलसिला होगा, उनसे भी आप बात करने की कोशिश कीजिएगा कि आखिरकार हुआ क्या कोर्ट रूम में, क्योंकि ये माना जा रहा था कि सुनवाई और खिंच सकती है 6 से 7 बजे तक, क्योंकि जज बैठते हैं, हो सकता है और मौका मिले। लेकिन अचानक से खबर आ जानी कि आर्यन खान को जमानत मिल गई। जी बिल्कुल, अभी तारक सैयद जो वकील थे अरबाज मर्चेंट के लिए सेशंस कोर्ट में, वो बाहर निकले। उन्होंने कहा है कि आरोपियों को बेल जो है वो इस वक्त ग्रांट कर दी गई है। उससे ज्यादा कुछ कहने के लिए इस वक्त तैयार तो नहीं है, लेकिन आप ये आपको जो माहौल है वो इस वक्त दिखाना चाहेंगे, खाली बैंडविड्थ का माहौल आप दिखाना चाहेंगे। कोर्ट के बाहर जो वकील हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं, वो बात कर सकते हैं इस पूरे मामले में, जो जानकारी है वो दे सकते हैं। लेकिन ये आप एक बार कह सकते हैं कि बड़ा फैसला बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से है। आर्यन खान और बाकी जो 2 आरोपी है उन लोगों को बेल ग्रांट कर दी गई है, लेकिन ऑपरेटिव ऑर्डर कल आएगा, इसलिए जो आरोपी हैं वो जेल के बाहर कल ही आ पाएंगे। तो आर्यन आज देखिए जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे क्योंकि वो ऑर्डर पहुंचने में वक्त लगेगा। लेकिन फिलहाल राहत तो इतनी है कि कोर्ट की तरफ से जमानत इस ड्रग्स केस में आर्यन खान को जरूर मिली है। लगातार शाहरुख की तरफ से भी कोशिश हो रही थी, वकीलों की एक लंबी फौज तैयार की गई, वो सारे एंगल खंगाले गए जिनके ग्राउंड पर अरबाज को माफ कीजिए अरबाज, चाहे वो मुनमुन धमेजा या आर्यन खान, इनको जमानत मिले तो सभी को जमानत मिली है। बड़ी खबर आपको बता दें, आर्यन खान को आखिरकार ये जमानत मिल गई है। जज साहब ने बेल ग्रांट कर दिया, तीनों को अलाउ कर दिया। जी बिल्कुल, इस बार में फिर से एक जानकारी चाहेंगे कि आर्गुमेंट चल रहे थे, ऐसा माना जाता रिजॉइंडर आर्गुमेंट अमित देसाई की तरफ से होंगे, लेकिन उसके बीच में सीधा बेल दे दी गई। आप बोल दीजिए। This is not the way. Come this side in the front. सर बोलिए सर। The court has granted bail. Move this side. Move. एक सेकंड, आई होल्ड द यार, एक सेकंड। Don't do that. I'm going to go away. If you would please. Behave yourself. Sit down. All of you sit down. Sit down. थोड़ा साइड ला बता ना। Sit down. Sit down. Sit down. Sit down, I said. Yes, sir. The court has granted bail to all the petitioners, Aryan Khan, Munmun and Arbaz Khan. The court has heard the case for more than 2 or 3 days and the court has granted bail just now. The detailed order will be given tomorrow and hopefully all the 3 petitioners will come out of jail either tomorrow or on Saturday. आज हाई कोर्ट ने दोनों साइड की दलीलें सुन के 3 अक्यूज को बेल ग्रांट करा है। आर्यन खान नंबर 1, अरबाज मर्चेंट नंबर 2 एंड एक लड़की है उसका नाम है मुनमुन धमेचा। उन तीनों को आज हाई कोर्ट ने बेल दिया है। पक्का डिटेल्ड ऑर्डर कल मिलेगा और मुझे उम्मीद है कि ये तीनों अक्यूज जो हैं ये कल या शनिचर तक बाहर आ जाए। थैंक यू वेरी मच एंड नो मोर कमेंट्स। Without intimation to the authorities. फिगर अमाउंट नहीं बताया, वो भी आ सकता है। रिलीज तो शायद आज नहीं होगी।
Hey, where is the car? will come out of jail either tomorrow or on Saturday. आज हाई कोर्ट ने दोनों साइड की दलीलें सुन के 3 अक्यूज को बेल ग्रांट करा है। आर्यन खान नंबर 1, अरबाज मर्चेंट नंबर 2 एंड एक लड़की है उसका नाम है मुनमुन धमेचा। उन तीनों को आज हाई कोर्ट ने बेल दिया है। पक्का डिटेल्ड ऑर्डर कल मिलेगा और मुझे उम्मीद है आमचं जो जे काय मान्य होतं ते ऐकून साहेबांनी तिघांना बेल दिलेला आहे। आर्यन, अरबाज आणि मुनमुन डिटेल जे ग्राउंड्स आहे बेलचे उद्या भेटेल। त्यापर्यंत थँक्यू व्हेरी मच एंड फॉर ऑल द कोऑपरेशन। सर इधर देखिए ना सर, कुमार सर एक्सएलआर क्या थी? आज कोर्ट ने तीनों का सुनवाई करके 3 दिन के लिए तीनों को बेल दी है। आर्यन खान, अरबाज और मोनमोन। बाकी लोगों को जो भी अप्लाई करेंगे उनका डिसाइड बाद में हो जाएगा, लेकिन ये तीनों ने कोर्ट के सामने अर्ज की थी, तीनों छूट गए हैं। ये तीनों बाहर कब आएंगे सर? ग्राउंड जो भी है कल साहब दे देंगे, उसके बाद हम आपको कॉपी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और जब तक ऑर्डर हाईकोर्ट से नहीं निकलती है वो जेल से नहीं निकलेंगे। इसीलिए हम आपको सबसे शांति से प्रार्थना है कि तब तक आप प्लीज वेट कीजिए और डोंट आस्क फॉर एनी कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। महेश, छोटा केबल है, छोटा केबल कैसे निकालूं? ने वकीलों को सुना। देखिए 7 लोगों की अनुभवी टीम ने आर्यन का ये केस लड़ा और पूरी कोशिश ये थी कि किसी तरह आर्यन को जमानत मिले, लेकिन आज ये मन्नत न सिर्फ आर्यन की, इन वकीलों के, शाहरुख खान की, सबकी कबूल हुई। और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, आर्यन खान को जमानत इस वक्त मिल चुकी है, लेकिन आदेश की कॉपी जब मिलेगी उसी के बाद वो जेल से रिहा हो पाएंगे। इसमें वक्त लग सकता है, कल या परसों, जैसा उनके वकील बता रहे हैं, कल या परसों तक उन्हें जेल से रिहाई उनकी हो सकती है। अभी कोर्ट के आदेश की कॉपी नहीं मिली है, उसमें वक्त लगेगा। कल या परसों ही जेल से बाहर आ पाएंगे आर्यन खान। लेकिन फिलहाल एक बड़ी राहत की खबर न सिर्फ आर्यन खान के लिए, उनके पिता शाहरुख खान के लिए भी, कि कम से कम इतनी लंबे दौर, क्योंकि 2 अक्टूबर को देखिए गिरफ्तारी हुई थी, 26 दिन जेल में बिता चुके हैं आर्यन खान। और ऐसे में एक रात कितनी भारी पड़ रही होगी अंदाजा आप लगा सकते हैं। तीनों को फिलहाल जमानत मिली, उनके साथ जो और उनके दोस्त कहे जा रहे थे उन्हें भी फिलहाल जमानत मिली है। अब देखना होगा कि कल या परसों वो कौन सा दिन है जब कोर्ट से उनकी रिहाई होगी। मुकुल रोहतगी कोर्ट से जब बाहर निकले, क्या कहा उन्होंने, एक बार जरा फिर से सुनिए। All the 3 petitioners will come out of jail either tomorrow or on Saturday. आज हाई कोर्ट ने दोनों साइड की दलीलें सुन के 3 अक्यूज को बेल ग्रांट करा है। आर्यन खान नंबर 1, अरबाज मर्चेंट नंबर 2 एंड एक लड़की है उसका नाम है मुनमुन धमेचा। उन तीनों को आज हाई कोर्ट ने बेल दिया है। पक्का डिटेल्ड ऑर्डर कल मिलेगा और मुझे उम्मीद है कि ये तीनों अक्यूज जो हैं ये कल या शनिचर तक बाहर आ जाए। थैंक यू वेरी मच एंड नो मोर कमेंट्स। आज हाई कोर्ट ने दोनों साइड की दलीलें सुन के 3 अक्यूज को बेल ग्रांट करा है। आर्यन खान नंबर 1, अरबाज मर्चेंट नंबर 2 एंड एक लड़की है उसका नाम है मुनमुन धमेचा। उन तीनों को आज हाई कोर्ट ने बेल दिया है। पक्का डिटेल्ड ऑर्डर कल मिलेगा और मुझे उम्मीद है कि ये तीनों अक्यूज जो हैं ये कल या शनिचर तक बाहर आ जाए। लगातार कोर्ट रूम के बाहर मौजूद है मुस्तफा। यानी देखिए एक बड़ी राहत की खबर यहां आर्यन के लिए है ही। आज थोड़ी राहत जरूर है, जेल से भले आज वो बाहर ना आ पाए लेकिन जमानत मिली है। कल या परसों का वक्त लग सकता है और वो फिर जेल से बाहर आ सकते हैं। मुस्तफा, और यहाँ पर आप देखेंगे कि बॉम्बे हाईकोर्ट में रिजॉइंडर आर्ग्यूमेंट चल रहे थे। क्या मेरी आवाज आप सुन सकती हैं? जी बिल्कुल, बोलिए। जी,
हाईकोर्ट में मुकुल रोहतगी रिजॉइंडर आर्गुमेंट दे रहे थे, जिसके बाद अमित देसाई रिजॉइंडर आर्गुमेंट देने वाले थे और मुनमुन धमीजा के वकील काशिफ अली खान रिजॉइंडर आर्गुमेंट तैयार कर रहे थे। ये सारे रिजॉइंडर आर्गुमेंट्स खत्म होने के पहले ही जज ने जो है तीनों आरोपियों को बेल ग्रांट कर दी है। उसके बाद सतीश माधव शिंदे ने जब कहा कि हमें कैश बेल पर छोड़ दीजिए, आज के आज रिहा होना है, तब कोर्ट ने उन्हें यह कहा कि मैं चाहता तो ये ऑर्डर कल भी दे सकता था, आज ऑर्डर दे दिया है, कल ऑपरेटिव ऑर्डर मिल जाएगा। ऑपरेटिव ऑर्डर आने के बाद ही जो आरोपी हैं वो जेल से बाहर आ सकते हैं। जो नॉर्मल कंडीशंस होती है वो नॉर्मल कंडीशंस लगाई गई है, कितने कैश बेल बॉन्ड पे छोड़ा जाएगा ये एक देखना होगा, लेकिन तीनों आरोपियों को बेल जो है वो ग्रांट कर दिया गया है। कल ऑपरेटिव ऑर्डर अपेक्षित है। उसके बाद आप कह सकते हैं कि तीनों आरोपी जो 2 लोग अर्थरोड जेल में और एक बाइकल वुमन सेल में, वो लोग बाहर आ सकते हैं। जो मुकुल रोहतगी है उन्होंने भी यही कहा है कि अभी तक डिटेल्ड ऑर्डर नहीं आया है, लेकिन एक बहुत बड़ी राहत की बात आप कह सकते हैं, क्योंकि दिवाली वेकेशन जो है वो अप्रोच हो रहा था। 30 तारीख के बाद दिवाली वेकेशन शुरू हो रहा है, कल का एक वर्किंग डे बच रहा था और उसके पहले ही कोर्ट ने है जो आप कह सकते हैं ऑर्डर जो है वो पास कर दिया है और ऑपरेटिव ऑर्डर कल आएगा। तो एक बड़ी राहत और साथ ही साथ आप कह सकते हैं समय सीमा की जो हम बात कर रहे थे, समय सीमा को हाईकोर्ट ने ध्यान में रखते हुए रिजॉइंडर आर्गुमेंट्स कंप्लीट होने के पहले जो अपना मन बनाया था, जो ऑपरेटिव ऑर्डर था, वो ऑपरेटिव ऑर्डर आज प्रोनाउंस कर दिया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और आप कह सकते हैं कि शाहरुख खान भी आज रात की सांस ले रहे होंगे। और जो आप बहुत हमने बात After 20 days, finally Aryan Khan will be out. Sir. Sir. God has blessed all of us, and Aryan is a free man. He will come out soon once the bail bond is executed. So what about the arguments with respect to the WhatsApp chats and the conspiracy? I don't want to comment anything on the order. By tomorrow you think that the Aryan Khan will be out? I don't know. Once the order is out, we will let you know. Okay, sir. It's been always a big fight with respect to, if you see that even with the Riya Chakravarti, finally the NCB's case, when it comes to the High Court, the High Court's order clarifies a lot of the conspiracy angles, 27A angles and everything. This is the hierarchy of the judicial system, and the High Court has granted us, in this case as well as in Riya's case. So it appears that ultimately our prayers are heard. We saw that how repeatedly Shobik and Riya's case was cited in the courtroom. What do you want to say? Both the victories for you. Thank you, sir. God has blessed us. Thank you so much, sir. Here, Satish Mankini, you just... At least till... शाम के 5 बजने को है, दंगल का वक्त हो चला है। आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो लगातार आज तक आप तक पहुंचा रहा है, आपको बता दें आर्यन खान को आखिरकार जमानत मिल ही गई। काफी लंबी जद्दोजहद के बाद आर्यन खान को उनके वकील जमानत दिलाने में कामयाब रहे। हालांकि आज की रात उनको जेल में ही गुजारनी पड़ेगी। कल या फिर हो सकता है परसों, अगर पूरी की पूरी पेपर वर्क जो होता है, जो कागजी कार्रवाई होती है, वो प्रक्रिया अगर कल पूरी हो जाती है तो फिर कल रात में वो वापस अपने घर पहुंच सकते हैं। कल से गॉड विलिंग एवरीबॉडी आउट। सर क्या हो पाया? सर काउंटर आर्गुमेंट नहीं हो पाया, उसके पहले ऑर्डर आ गया जी। काउंटर आर्गुमेंट आदेश, सारे आर्गुमेंट काउंटर आर्गुमेंट होने के बाद में ही ऑर्डर आता है। प्रोसीजर यही है। पूरा काउंटर आर्गुमेंट हुआ, 1 घंटा उनका आर्गुमेंट हुआ, 1 घंटा हमारा हुआ, फिर ही ऑर्डर निकला। मुकुल रोहतगी प्रोसीजर के अनुसार ही पूरा ऑर्डर हो गया। सबकी सुनवाई बराबर से हो गई एंड ऑल। तो सभी की सुनवाई बराबर से हो गई। सबसे पहले हम सब ने देखा था किस तरह से मुकुल रोहतगी ने पक्ष रखा था। उसके बाद अरबाज खान और मुनमुन धमोचा के वकीलों की ओर से पक्ष रखा गया था। आज बारी एनसीबी की थी। एनसीबी ने अपनी दलीलें दी। हालांकि बार बार उसकी ओर से कोशिश यही की गई कि इन तीनों को जमानत नहीं मिले, लेकिन एनसीबी की तमाम दलीलों को दरकिनार करते हुए, किनारे रखते हुए आखिरकार जमानत इन तीनों को ही मिल गई है। आर्यन खान को जमानत मिल गई है ड्रग्स केस में। मुकुल रोहतगी जिनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता ने, उनकी ओर से विस्तार से इस पूरे मामले में जानकारी दी गई है। आपको बता दें 2 अक्टूबर से ही आर्यन खान पर शिकंजा कसा हुआ था। क्रूज ड्रग्स केस में मुंबई के ऑर्थर रोड जेल में बंद आर्यन खान को फिलहाल जमानत मिल गई है। आपको ये भी बताते चले कि 2 नवंबर को, आगे आने वाले 2 नवंबर को शाहरुख खान का जन्मदिन है। यकीनन उसके पहले एडवांस बर्थडे गिफ्ट उनके बेटे की जिस तरह से अब रिहाई होगी। हालांकि आज की रात तो उनको जेल को ही उन्हें गुजारनी होगी, लेकिन आगे आने वाले वक्त में कल या फिर परसों उनको रिहा कर दिया जाएगा। पूरी की पूरी कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद मुकुल रोहतगी की ओर से इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा गया है, आज तक ने उनसे की है खास बातचीत, सुनिए। आज हाईकोर्ट ने दोनों साइड की दलीलें सुन के 3 अक्यूज को बेल ग्रांट करा है
आर्यन खान नंबर 1, अरबाज मर्चेंट नंबर 2 एंड एक लड़की है उसका नाम है मुनमुन धमेचा। उन तीनों को आज हाई कोर्ट ने बेल दिया है। पक्का डिटेल्ड ऑर्डर कल मिलेगा और मुझे उम्मीद है कि ये तीनों अक्यूज जो हैं ये कल या शनिचर तक बाहर आ जाए। आज कोर्ट ने तीनों का सुनवाई करके 3 दिन के लिए तीनों को बेल दी है, आर्यन खान, अरबाज और मोनमोन। बाकी लोगों को जो भी अप्लाई करेंगे उनका डिसाइड बाद में हो जाएगा, लेकिन ये तीनों ने कोर्ट के सामने अर्ज की थी, तीनों छूट गए हैं। सर ये तीनों बाहर कब आएंगे सर? ग्राउंड जो भी है कल साहब दे देंगे, उसके बाद हम आपको कॉपी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और जब तक ऑर्डर हाईकोर्ट से नहीं निकलती है वो जेल से नहीं निकलेंगे। इसीलिए हम आपको सबसे शांति से प्रार्थना है कि तब तक आप प्लीज वेट कीजिए और डोंट आस्क फॉर एनी कमेंट्स। थैंक यू।